हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 से जो आपका सब्जेक्ट है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी और यूनिट सेकंड है, जिसमें हम इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आपका ये सब्जेक्ट है और डीयू एसओएल और एनसीवीएफ सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक 1 को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाएंगी। और इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो देखिए, चाइना और इंडिया ये दो ऐसे देश हैं जो कि एक टाइम पे सबसे पुरानी भी सिविलाइजेशंस रही हैं। हमारे यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाहे चाइना की चाइनीज सिविलाइजेशन, दोनों ही देशों का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। रिसेंटली अगर आप देखो तो इंडिया और चाइना ने 2020 में अपनी 70th सेंचुरी जो है वो मार्क करी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। जब से भाई इन्होंने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किया था, जब से लेके 2020 के अंदर 70 साल हो चुके हैं। और इंडिया और चाइना, आप अगर देखोगे, इंडिया टॉप पर है पॉपुलेशन में, चाइना अब उसके बाद में आता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज में से ये एक है। मिलिट्री की बात करें तो दोनों की मिलिट्री काफी ज्यादा लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मीज हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि आर्मी के मामले में भी बहुत ये दोनों देश खतरनाक हैं, इंडिया चाइना दोनों। और न्यूक्लियर वेपन्स भी दोनों के पास में है। अब मैं आपको सबसे पहले इंडिया चाइना के पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस पढ़ाने वाला हूं, तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इंडिया और चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1950 से स्टार्ट करे। और इंडिया पहला वो देश था जो कि नॉन सोशलिस्ट देश होते हुए जिसने चाइना को जो है एक्सेप्ट किया। ठीक है, और एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है चाइना के साथ स्टार्ट किए। और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत चलता था पहले एक टाइम पे, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशंस स्टार्टिंग में काफी अच्छे थे। इंडिया और चाइना ने मिलकर पंचशील के जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर भी साइन करे। और उसी ईयर में प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो चाइना में भी गए। तो ये पंचशील के प्रिंसिपल्स थे। इसमें कुछ बातें थी कि भाई एक दूसरे की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की आप रिस्पेक्ट करोगे, मतलब किसी के मामलों में आप भाई बेमतलब का इंटरफेयर नहीं करोगे। ठीक है, और ऐसी रिलेशनशिप हो कि दोनों का बराबर और सही फायदा हो, अग्रेशन नहीं दिखाएंगे, पीसफुली रहेंगे। ठीक है, सो ये पंचशील के प्रिंसिपल्स थे जो इंडिया और चाइना ने मिलकर साइन किए थे। और आप यहाँ पे कहोगे ही वॉज द फर्स्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ नॉन कम्युनिस्ट स्टेट। यानी कि हमारा जो इंडिया है वो कोई कम्युनिस्ट स्टेट तो था नहीं, हम एक नॉन कम्युनिस्ट स्टेट थे उस टाइम पे। तो हमारा देश जो है वो पहला देश था, या पहले हमारे यहाँ के नेता थे जवाहरलाल नेहरू, नॉन कम्युनिस्ट देश के, जो कि चाइना को विजिट करते हैं। एंड 1955 में इंडिया और चाइना ने एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया इंडोनेशिया के अंदर। और बांडोंग स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप, यूनिटी और कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया। यानी कि जितने भी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज थे वो सारे एक हो गए। तो नेहरू एक बहुत ही अच्छा पार्टनर मानते थे चाइना को शुरू से ही। लेकिन 1962 में इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर बहुत ज्यादा पंगा हुआ और एट द एंड एक वॉर हुई और यहां से इंडिया चाइना की राइवलरी स्टार्ट होती है। 1970s के एंड तक जो आप कह सकते हो कि रिलेशनशिप में काफी चेंज आया। 1976 में इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस री एस्टेब्लिश हुए आफ्टर द वॉर। ठीक है, ये री एस्टेब्लिश हुए। 1988 में जो हमारे पीएम राजीव गांधी है वो चाइना में जाते हैं। और दोनों भाई जो चाइना के लीडर्स थे और हमारे यहाँ से जो गए थे वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर बात करते हैं कि भाई फ्रेंडली तरीके से, पीसफुल तरीके से इसको हम सॉल्व कर लें। और उसके बाद क्या होता है, द चेंज्ड एटमोस्फेयर इन म्यूचुअल टाइज वाज फर्दर स्ट्रेंथेंड। आगे जाकर पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में ये थोड़ा और सही होने लगता है। लेकिन 1992 में आर वेंकट रमन, जो कि हमारे पहले इंडियन प्रेसिडेंट जो है चाइना में जाने वाले थे। ठीक है, 1992 में, सिंस 1947 आप देख सकते हो आजादी के बाद से ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि चाइना को विजिट करने वाले थे। 1993 में जो पीएम पीवी नरसिम्हा राव थे वो चाइना में जाते हैं। And on the event of the 15th anniversary of the foundation of foreign relations between India and China, हमारे यहाँ से प्रेसिडेंट के आर नारायण विजिट करते हैं चाइना को। और पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी चाइना में जाते हैं 2003 में। तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस आप देख ही सकते हो कि हमारे लगातार लीडर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अटल बिहारी जी जब चाइना में गए थे तो ये वहां की कुछ फोटो है। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह चाइना में जाते हैं 2008 में। और
एक साइन करते हैं विजन, एक तरीके का डॉक्यूमेंट था 21st सेंचुरी को लेकर कैसे हमारे रिलेशंस होने वाले हैं। 2014 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इंडिया में आते हैं, दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, एक जॉइंट डिक्लेरेशन होती है, एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट पार्टनरशिप को लेकर के एक दूसरे को हम बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी जाते हैं चाइना के अंदर 2015 में। तो ये वहाँ की कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। फिर 2016 में शी जिनपिंग फिर इंडिया में आते हैं और 8th ब्रिक्स समिट होती है जो कि गोवा में होने वाली थी। 2020 जो है वो सेलिब्रेट हुआ 70th एनिवर्सरी भारत और चाइना की डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। अब है बायलैटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो लेट्स सी। सो आज इंडिया और चाइना एशिया की सबसे डायनेमिक और सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, ओके। और इन दोनों के बायलैटरल रिलेशंस बहुत पुराने 1980s से ही हो रहे थे। ट्रेड जो है हमारे चाइना और इंडिया के, बायलैटरल ट्रेड यानी कि दो देशों के बीच का जो ट्रेड होता है। तो इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो काफी सिग्निफिकेंट रहा है कुछ रिसेंट ईयर्स में। आप अगर देखो दोनों कंट्रीज जो है बहुत बड़ी ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रही हैं। और रिलेशनशिप जो है बहुत सारे चैलेंजेस भी आते रहे हैं, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज भी आती रही हैं। सो सबसे पहले ट्रेड वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। इंडिया और चाइना सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं एशिया के। रिसेंट ईयर्स में बायलैटरल ट्रेड जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल डेटा इन 2020 जो टोटल ट्रेड था दोनों कंट्रीज के बीच वो लगभग $87 बिलियन तक का रहा। और उसके बाद ट्रेड इम्बैलेंस, देखो इम्बैलेंस का मतलब है ट्रेड अगर एक तरफ से ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो इम्बैलेंस हो जाता है, बैलेंस ना हो। तो इंडिया इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम करता है वो चाइना को। तो एक तरीके से दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। And the major exports and imports are India primarily exports raw materials like iron ore, cotton, organic chemicals to China. And on the other hand, if we see China exports manufactured goods such as electrical machinery, telecom equipments and consumer electronics, mobile, laptops and जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारा मोस्टली आता है वो चाइना से ही आता है जो हम इंपोर्ट करते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, देखो बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो बहुत सारे हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में। बहुत सारे रीजन्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। इन्वेस्टमेंट, चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, स्टार्टअप्स में। हाउएवर कंसर्न्स ये है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि भाई देखो हम चाइना के दुश्मन हैं इस टाइम पे, हमारा कोई इतना अच्छा रिलेशन है नहीं, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं, ठीक है। और रीजनल कोऑपरेशन, तो देखो पॉलिटिकल डिफरेंस कितने भी हों दोनों कंट्रीज जो है लगातार इनिशिएटिव्स लेती रहती है। फॉर इंस्टेंस इंडिया एंड चाइना आर मेंबर्स ऑफ दी, ये इंडिया और चाइना दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। कौन सा ग्रुप है? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, दोनों देश इसके मेंबर है। ब्रिक्स के मेंबर हैं भाई दोनों। तो आप ये कह सकते हो लड़ाई झगड़ा कितना भी है लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसे रीजनल ग्रुप्स हैं जहां पे हम सेम मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डायलॉग, तो बायलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जैसे कि इंडिया चाइना जॉइंट इकोनॉमिक ग्रुप एंड द स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग, ये लगातार दोनों कंट्रीज डिस्कस करती रहती हैं, यहाँ पर जाके अपने इकोनॉमिक कंसर्न्स को, ट्रेड को प्रमोट करते हैं दोनों देश और एक दूसरे को कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडिया चाइना ट्रेड, अब मैं आपको बताऊंगा कोविड-19 का क्या असर हुआ भारत और चाइना के ट्रेड के ऊपर। तो देखिए सबसे पहला पेशेंट कोविड-19 का चाइना में ही पाया गया था, उसके बाद लॉकडाउन लगने लगे बहुत सारे देशों के अंदर, जिससे इंपैक्ट हुआ काफी ज्यादा ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी। पैंडेमिक जो है इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर गया और ट्रेड कहीं ना कहीं कम हो गया। तो इंडस्ट्रीज एकदम बंद हो गई इन चाइना ड्यू टू द पैंडेमिक। इससे बायलैटरल ट्रेड जो था वो काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ। बायलैटरल ट्रेड जो था इंडिया चाइना का उसमें लगभग 12% तक की दिक्कत आ गई पहले 3 महीने तक जो थे पैंडेमिक के। अकॉर्डिंग टू दी इकोनॉमिक टाइम्स और ग्लोबल टाइम्स, इंडिया के एक्सपोर्ट जो थे चाइना के वो कम हो गए, $2.5 बिलियन, ठीक है, कम हो गए। एंड इंपोर्ट्स भी काफी ज्यादा कम हो गए, यानी कि बायलैटरल ट्रेड एकदम से बिगड़ गया जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था। कोविड-19 पैंडेमिक जो है एक उसकी अनदर साइड भी है। इंडिया को उसने रियलाइज करवाया कि हमें अपनी मेडिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना होगा, कभी भी दिक्कत आ सकती है, हमें रेडी रहना चाहिए। इंडिया काफी ज्यादा डिपेंडेंट था चाइना के ऊपर फॉर दी सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स, लेकिन बाद में कोविड-19 पेंडेमिक ने हमें ये चीज रियलाइज करवाई कि हम अपने इंडिजीनियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। और ऑल्सो गलवान वैली इंसिडेंट जो है,
ठीक है 2020 का, उससे भी बॉयकॉट वगैरह का बहुत चला, आपने भी सुना होगा चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कीजिए। और इंडियन रेलवे ने एक बहुत बड़ी डील 471 करोड़ की चाइना की फर्म के साथ कैंसिल कर दी। सिमिलरली बीएसएनएल ने जो यहाँ पे लिखा है कि कोई भी सामान यूएई जो कि चाइनीज कंपनी है उसका कोई यूज नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मैंडेटरी कर दिया है, जितने भी प्रोडक्ट आएंगे उसमें लिखा होगा कि वो कंट्री का ओरिजिन टैग कहाँ से वो आ रहा है, ताकि पता चले कि ये चाइनीज माल है। भाई लिखा होना चाहिए हर सामान के पीछे उसका ओरिजिन कहाँ से है, क्या है। कल्चरल एंड एजुकेशनल रिलेशंस, तो अब हम कल्चरल और एजुकेशन रिलेशंस पढ़ेंगे। तो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, देखो इंडिया और चाइना की एक हिस्ट्री रही है। बुद्धिज्म जो कि इंडिया में ओरिजिनेट हुआ लेकिन चाइना तक वो गया वाया सिल्क रोड, ठीक है, एक ऐसा रास्ता जहां से लोग आते जाते थे और बहुत सारे बुद्धिस्ट जो थे वो वहां पर गए। बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं चाइना के अंदर, आज बहुत बड़ा धर्म है चाइना के अंदर बुद्धिज्म, क्योंकि इंडिया से ही निकला है। तो दोनों का कल्चर भाई एक हिस्टोरिकली बहुत सारी चीजें हैं ये तो। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, संस्कृत एंड चाइनीज इन दोनों का जो है इंटरेक्शन होता रहा है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर और टेक्स्ट जो थे वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज, संस्कृत से ही बुद्धिस्ट लोगों के टेक्स्ट वगैरह जो है वो चाइनीज में ट्रांसलेट हुए हैं, चाइनीज में नहीं लिखे थे किसी ने। सो इससे क्या होता है कि चाइनीज लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। ऐसे ही बहुत सारे चाइनीज ट्रेवलर और स्कॉलर्स इंडिया में आए, फाइयान, वेनजांग, जो कि इंडियन के टेक्स्ट को चाइनीज में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, इंडिया की हिस्ट्री बताते हैं वो अपने टाइम की। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंडिया और चाइना एजुकेशनल भी इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार चाइना जाते हैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। ऐसे ही इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी चाइनीज़ लैंग्वेज के कोर्सेज ऑफर करती है। तो कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशनल एक्सचेंज ये चलता रहता है। कल्चरल फेस्टिवल एंड इवेंट्स, तो कल्चरल फेस्टिवल और इवेंट्स भी लगातार होते रहते हैं। जैसे इंडियन कल्चरल फेस्टिवल है दिवाली, होली, नवरात्रि, ये सेलिब्रेट होती है चाइना के अंदर भी। और चाइनीज कल्चरल फेस्टिवल्स हैं जैसे स्प्रिंग फेस्टिवल, ड्रैगन बोट फेस्टिवल, ये भी इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं। तो इससे पता चलता है दोनों देशों का कल्चर भी इधर से उधर एक्सचेंज होता है। कल्चरल सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, तो इंडिया और चाइना ने अपने कल्चरल सेंटर्स और इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए हैं एक दूसरे के देशों में। फॉर एग्जांपल इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ये बीजिंग के अंदर है, शंघाई के अंदर और बाकी चाइना की सिटीज में। और ये सेंटर्स जो है ये कल्चरल इवेंट्स, लैंग्वेज क्लासेस, एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। टूरिज्म की बात करें तो बहुत सारे चाइनीज टूरिस्ट इंडिया आते रहते हैं, इंडिया के लोग चाइना जाते रहते हैं। तो ये रिलेशंस ही तो है यार, और क्या है। अब है इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो इंडिया लगभग 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। और सबसे पहला डिस्प्यूट है वेस्टर्न सेक्टर में। तो इंडिया शेयर्स अ लेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2152 किलोमीटर विद चाइना इन वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न साइड में हमारा लगभग इतना बॉर्डर है जो कि कवर करता है जम्मू कश्मीर का एरिया और चाइना के सिनजियांग प्रोविंस का एरिया। वेस्टर्न सेक्टर में जो मेन जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो अक्साई चीन का है, जम्मू कश्मीर का। ब्रिटिश एम्पायर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई सोलली, ठीक है, क्योंकि ये जो अक्साई चीन का रीजन है यहाँ पे एक क्लियर लेजिटिमेट बॉर्डर नहीं बन पाया, कौन सा एरिया इंडिया का है कौन सा चाइना का है। देखो दो बॉर्डर्स हैं, जॉनसन लाइन है और मैकडोनल्ड लाइन है, ये इंडिया और चाइना के लिए बताई गई थी। अकॉर्डिंग टू द जॉनसन लाइन वो कहता है कि अक्साई चीन इंडियन टेरिटरी में आता है, अकॉर्डिंग टू मैकडोनल्ड लाइन अक्साई चीन चाइनीज टेरिटरी में आता है। तो इंडिया तो भाई जॉनसन लाइन को ही मानेगा क्योंकि हमारी टेरिटरी है वो, ठीक है। और सिमिलरली चाइना कहता है कि मैकडोनल्ड लाइन सही है, वो हमारी है। तो एक लाइन बनाई गई है जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर को अलग करता है अक्साई चीन से, ठीक है। एक बीच में लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो इंडिया और चाइना लगातार लड़ते रहते हैं। 1962 में भी वॉर हुई थी अक्साई चीन को लेकर। देखिए ये हमारा अक्साई चीन का एरिया है, ये अक्साई चीन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पे ये लाइन बनाई गई है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर और इंडिया का एरिया है। तो यही डिस्प्यूटेड एरिया है अक्साई चीन का कि आखिर है किसका भाई, ठीक है। फिर है गलवान वैली। गलवान वैली जम्मू कश्मीर में है, एलएसी के पास में, ठीक है। अगर आप देखोगे एलएसी के पास में ही जो है आपकी गलवान वैली पड़ती है। देखिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, और यहाँ पर ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये गलवान वैली का क्लैश होता है इस साइड में, ठीक है। अब इसमें है क्या मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है, एक डिस्प्यूटेड एरिया है
क्लेम्ड बाय इंडिया बट कंट्रोल्ड बाय चाइना। ठीक है, गलवान वैली कंट्रोल्ड बाय चाइना है लेकिन इंडिया क्लेम करता है हमारा है। और लगातार 1962 से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। गलवान रिवर जाता है वहीं से होता हुआ अक्साई चीन से, और एंड श्योक रिवर ऑन द इंडियन साइड। सो ये लद्दाख और अक्साई चीन के पास में है, बिटवीन। ठीक है, गलवान वैली जो है। फिर है मिडल सेक्टर। मिडल सेक्टर क्या है? 6 to 5 किलोमीटर की लेंथ है लगभग मिडल सेक्टर में। ठीक है, जो कि लद्दाख से नेपाल तक की है। देर इज नॉट मच कॉन्फ्लिक्ट, मिडल सेक्टर में इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सिक्किम का है। 2003 में जब पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, ठीक है, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी, चाइना रिकॉग्नाइज्ड इंडिया सोवर्निटी ओवर सिक्किम। चाइना ने रिकॉग्नाइज करा कि इंडिया की ही सोवर्निटी है सिक्किम के ऊपर। सो इंडिया चाइना ओपन नाथुला पास फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए नाथुला पास ओपन किया गया था। ईस्टर्न सेक्टर बहुत बड़ा, यहाँ पे पंगे की लाइन है भाई। एक और लगभग 1149 किलोमीटर की बाउंड्री है चाइना की फ्रॉम भूटान ईस्टर्न पार्ट टू अ पॉइंट क्लोज टू द तालू पास एट द ट्राई जंक्शन ऑफ तिब्बत, म्यांमार एंड इंडिया। तो यहाँ पर एक तरीके से ट्राई जंक्शन है, 3 जगहें मिल रही हैं, वहां पे ये मेन डिस्प्यूटेड एरिया है। इस लाइन को मैकमहन लाइन कहा जाता है, जिसका नाम रखा गया था आफ्टर दी हेनरी मैकमहन, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जिन्होंने शिमला कन्वेंशन साइन किया था। तो ये मैकमहन लाइन है, ये जो रेड रेड से आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे है क्या, चाइना ये क्लेम करता है कि मैकमहन लाइन जो है वो इलीगल है। ठीक है, वो कहता है तिब्बत का कोई राइट नहीं है कि वो शिमला कन्वेंशन को साइन करे, तिब्बत तो हमारा है भाई, हमसे पूछो ना कहाँ साइन करना है। चाइना कहता है वो हमारे इंपीरियल बाउंड्री का पार्ट है। तवांग रीजन जो है अरुणाचल प्रदेश का, वो तिब्बत का ही एक्सटेंशन है, यानी कि तवांग जो अरुणाचल प्रदेश का है वो भी हमें दे दो। हाउएवर चाइना जो है उसका सेंट्रल एम्पायर बहुत एक टाइम पे स्ट्रॉन्ग था, तिब्बत उसके टाइम पे था एक टाइम पे उसका हिस्सा, और जब वो वीक था तो तिब्बत जब जब चाइना वीक हुआ तिब्बत आजाद हो गया, अलग रहा। जब जब चाइना स्ट्रॉन्ग हुआ तिब्बत उसी का पार्ट रहा। तो चाइना आज भी ये कहता है कि तिब्बत मेरा ही है। अब मैं आपको इंडिया चाइना के रिलेशंस में तिब्बत का फैक्टर समझाता हूं, तिब्बत का क्या सीन है। हिस्टोरिकली आप देखोगे इंडिया और तिब्बत के काफी अच्छे रिलेशंस हैं। तिब्बतन बुद्धिज्म, ठीक है, जिसकी रूट्स इंडिया में है, वो बहुत ज्यादा एक कल्चरल रिलेशन हमारा बहुत अच्छा है तिब्बत के साथ। दलाई लामा एंड तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल। देखो, तिब्बतन अपराइजिंग हुई 1959 में, तिब्बती लोगों ने आवाज उठाई। 14th दलाई लामा, यानी कि जो दलाई लामा है आपने देखा होगा वो बूढ़े से हैं, वो बहुत सारे तिब्बतन को लेकर इंडिया में आ गए रिफ्यूजी लेने चाइना से। ठीक है, चाइना के लोग हमें तंग कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको रहने की जगह दे दी दलाई लामा को, और जो है धर्मशाला नाम की जगह है हिमाचल में, वहां पे उनको रहने की अनुमति दे दी। तो इससे क्या हुआ, लगातार चाइना उस पे इंडिया पे सवाल उठाता रहा कि भाई आप क्यों दलाई लामा को और तिब्बतन लोगों को अपने वहां पे शरण दे रहे हो, रिफ्यूजी दे रहे हो। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तो इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जो कि अक्साई चीन का एरिया है, ठीक है, विच वॉज ट्रेडिशनली पार्ट ऑफ लद्दाख, जो कि इंडिया का है। चाइना कंट्रोल करता है इस एरिया को, ठीक है, एंड विच फॉर्म्स अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन तिब्बत एंड सिंजियांग। सो ये बॉर्डर इश्यू जो है तिब्बत से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है भाई, तिब्बत जो है बहुत ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, आप कह सकते हो चाइना से। द रीजन सर्व्स एज अ बफर जोन बिटवीन द टू कंट्रीज एंड हैज बीन अ क्रूशियल फैक्टर इन मिलिट्री। देखो, मिलिट्री के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइनीज मिलिट्री जब तक यहाँ पर रहेगी तो सिक्योरिटी कंसर्न्स है हमारे लिए, जब तक वो तिब्बत में चाइना की आर्मी है। वाटर रिसोर्सेज भी हैं भाई, ठीक है, सेवरल मेजर रिवर्स इन एशिया जो कि तिब्बतन प्लेट्यू से ही आती हैं, इंक्लूडिंग द ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इंडस, सतलज रिवर जो कि इंडिया में आती हैं। चाइना का कंट्रोल अगर इस पे होगा तो कहीं ना कहीं वो रिवर पे भी कंट्रोल कर सकता है, वाटर सिक्योरिटी की दिक्कत आएगी। हालांकि चाइना ने ये पॉलिसी अपना रखी है कि तिब्बत के लोगों को मारो, कूटो, दबा के सप्रेस करो उनको, ठीक है, और तिब्बत को अपना बना लो। और तिब्बत के लोगों ने जितना सहन किया है उतना शायद ही किसी ने उसके बाद किया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वन बेल्ट वन रोड। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है, अब मैं आपको ये समझाता हूं। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, इसको OBORB कहा जाता है। ये चाइना का एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है।
इसके अंदर ये है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 2013 में जब इन्होंने ये अनाउंस किया था, तो ये चाहते हैं कि मैं कनेक्टिविटी बढ़ाऊं चाइना की, एशिया तक, यूरोप तक, अफ्रीका तक। मैं आपको दिखाता हूं कि ये शिनजियान रीजन है चाइना का, यहां से होते हुए ये पूरे इस एरिया को कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आगे और अच्छे से समझ आएगा आपको। देखिए, ये पानी से भी कनेक्ट करना चाहते हैं और लैंड से भी कनेक्ट करना चाहते हैं चाइना को दुनिया के बाकी देशों के साथ, एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ। ये मैप है, ठीक है, जिस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है। मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। ये प्रोजेक्ट में क्या होगा, ये रोड बनाए जाएंगे, ठीक है, चाइना से लेके और पूरे यहाँ तक रोड ही रोड होगा, एक सिंगल रोड। और क्या होगा, रेलवेज बनाई जाएंगी, हवाई जहाज बनाए जाएंगे, पाइपलाइन बनाई जाएंगी, ताकि कनेक्टिविटी बढ़े। ये जो जितनी भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, ठीक है, फ्री ट्रेड जोन्स बनाए जाएंगे ताकि ट्रेड बढ़े बहुत ज्यादा, नई नई मार्केट बने, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बने पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के लिए। कल्चरल एक्सचेंज हो, देखो भाई, जब इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी तो कहीं ना कहीं कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, ठीक है, यूथ इंगेजमेंट बढ़ेगी, मीडिया कोऑपरेशन बढ़ेगा। लैंड बेस्ड बेल्ट एंड मैरीटाइम रोड, तो दो तरीके के ये प्रपोज किए गए हैं कि एक तो लैंड बेस्ड रोड होगा, ये पूरा लैंड 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 जाएगा, और एक पानी वाला होगा जो ब्लू में आपको दिख रहा है, इस तरीके से कनेक्टिविटी होगी। तो लैंड और वाटर दोनों तरीके से कनेक्टिविटी करना चाहता है चाइना। और इसके अलावा सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, तो लैंड बेस्ड वाला जो है वो एक टाइम पे सिल्क रोड भी जाना जाता था। पुराने, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा, पुराने पुराने ट्रेड रूट्स होते थे चाइना के खुद के, सिल्क रूट भी उसमें से एक है। तो वो चाहता है उसको रिवाइव करना, दोबारा से वैसा ही कुछ बोला, ऐसा लैंड बेस्ड रोड बनाए जिससे कनेक्टिविटी बढ़े। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका की कंट्रीज, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। बहुत सारे इसमें डोनर्स हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सारी बातें हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चाइना ध्यान दे रहा है। ये जो ओबोर, ये जो प्रोजेक्ट है, ये माना जा रहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हो, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन हो, ठीक है, ग्रीन ग्रोथ हो, यानी कि एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, इस तरीके से हमें ये प्रोजेक्ट खत्म करना है। रीजनल कोऑपरेशन तो बढ़ाना ही है, चाइना का मेन पर्पस तो यही है कि भाई अलग अलग रीजन्स में जाके चाइना को कनेक्ट करना और ट्रेड एग्रीमेंट्स करना, ठीक है, प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट करना अलग अलग जगहों पर जाकर, ताकि वो अपनी रीजनल स्टेबिलिटी को बढ़ाए, सिक्योरिटी को बढ़ाए और डेवलपमेंट कर सके। तो यही था हमारा चैप्टर। अगर आपको समझ में आया हो तो आप अपना फीडबैक जरूर देना, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।